अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम दिन भर से मैं हूँ ज़ैनब जतोई और मैं हूँ ज़शान बशीर। आज बात होगी अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए गैर कानूनी तौर पर 7 समंदर पार जाने वाले पाकिस्तानियों के ख्वाब की, पंजाब के सरकारी स्कूलों में सहूलियात के फुकदान और पाकिस्तान में शरह ख़वानदगी की। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज। पंजाब में स्कूल बगैर असातिज़ा चलने लगे। हेडमास्टर्स की 6000 और असातिज़ा की 76,000 सीटें खाली। समाही बजट न मिलने से 8वीं जमात के इम्तिहानात खतरे में पड़ गए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि इटली के जनूबी साहिल के करीब तारकीन वतन की कश्ती चट्टान से टकराने के बायस डूबकर मरने वालों की तादाद 59 हो गई है, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। हादसे में 12 और से लेकर 81 अफराद को बचा लिया गया है, जिसमें से 20 अफराद अस्पताल में जेर इलाज हैं। हुक्काम के मुताबिक कश्ती में 200 के करीब तारकीन वतन सवार थे। इनमें पाकिस्तानी, अफगानिस्तान, ईरान समेत दीगर मुल्कों के शहरी भी सवार थे। बेहतर मुस्तकबिल के लिए समंदर पार जाने वालों में कौमी फुटबॉल हॉकी टीम की खिलाड़ी शाहिदा रजा भी शामिल थी, जो कि इस हादसे में जाँ बहक हो गई। शाहिदा रजा का ताल्लुक कोयटा की हज़ारा बरादरी से है। शाहिदा रजा फुटबॉल के साथ हॉकी की भी बेहतरीन खिलाड़ी थीं। कौमी टीम में चंटू के नाम से मशहूर थीं। ज़राए के मुताबिक शाहिदा रजा ने कई बार वज़ीर आला बलूचिस्तान महकमा खेल को नौकरी के लिए दरख्वास्त दी थी और नौकरी न मिलने के बाद शाहिदा ने गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने का फैसला भी किया था। इटली के साहिल पर तारकीन वतन की कश्ती डूबने के वाक़े के बाद लिबिया में भी ऐसा ही एक वाक़या पेश आया, जिसमें 3 पाकिस्तानी जाँ बहक हो गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच के मुताबिक इटली के बाद लिबिया के शहरी गाजी के करीब कश्ती को यह हादसा पेश आया। सिफारत ज़राए के मुताबिक दोनों बदकिस्मत कश्तियों में सवार पाकिस्तानी गैर कानूनी तौर पर लिबिया से इटली जा रहे थे। गैर कानूनी तौर पर समंदर पार जाने वाले पाकिस्तानियों को पेश आने वाला यह हादसा पहला नहीं है। इससे कबल भी कई पाकिस्तानी गैर कानूनी तौर पर सफरी मुश्किलात झेलते हैं और पैसे कमाने की गर्ज से गैर कानूनी तौर पर यूरोप में दाखिल होते हैं, जिसके नतीजे ये होते हैं कि हादसे का शिकार हो जाते हैं और अपनी जान फेंकते हैं। बिल्कुल, और अक्सर इंसानी स्मगलिंग में मुलविस भी होते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो बढ़ती जा रही है और ऐसे में लोगों को पकड़ना भी आसान नहीं है जो ऐसे धंधे में मुलविस हैं। आपको बताएं कि ह्यूमन स्मगलिंग जारी है और साथ ही साथ इटली के जनूबी साहिल के करीब तारकीन वतन की कश्ती चट्टान से टकराने के बाद जो है वो डूबकर मरने वालों की तादाद जो है 59 हो चुकी है। इसी हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है, पहले वो रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर इस पर मजीद बात करेंगे। 60 की दहाई के पाकिस्तानियों ने बेहतर जिंदगी की तलाश में 7 समंदर पार जाने का ख्वाब देखना शुरू किया, जब मंगला डैम के मुतासरीन को हुकूमत ने जमीनों के बजाय बरतानिया के वीजे दिए। ओवरसीज के हालात बदलने पर मुल्क से बाहर जाकर पैसे कमाने की दौड़ शुरू हो गई, जिसकी जद में वस्ती पंजाब के अक्सर शहर आ गए। सन 2000 के बाद यूरोप जाने के लिए डंकी लगाने का आगाज हुआ। डंकी लगाना और डंकर इंसानी स्मगलिंग के हवाले से मारूफ अवामी इस्लाहात गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से ईरान, तुर्की और यूरोप में दाखिला डंकी लगाना कहलाया जाता है, जबकि इस सारे सफर का इंतजाम करने वाले इंसानी स्मगलर को अवामी जुबान में डंकर कहा जाता है। पाकिस्तान से यूरोप 6000 किलोमीटर के पुरसौबत जमीनी सफर की आम तौर पर कोई गारंटी नहीं दी जाती। तपते सहराओं से बर्फपोश वादियों तक, बंद कंटेनरों और डोलती कश्तियों में मौत का ये सफर अब तक कई हजार जाने ले चुका है। पाकिस्तान से यूरोप तक के गैर कानूनी सफर का फी का खर्च 2500 से 4500 डॉलर तक है। एक जायजे के मुताबिक 40,000 पाकिस्तानी हर साल इस दर्दनाक सफर पर निकलते हैं, लेकिन 20% ही मंजिल तक पहुंच पाते हैं। 80% नाकाम लौटते हैं या दश्तो सहरा की खाक छानने और कोहे नूरदी के दौरान मौत को गले लगा लेते हैं। गैर कानूनी इंसानी तिजारत के नेटवर्क में झूठ और फ्रॉड का भी बड़ा अमल दखल है। गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान इंसानी स्मगलरों के हाथों चोट खाए 7000 अफराद सामने आए, जबकि 25,000 पाकिस्तानी डिपोर्ट हुए। इंसानी स्मगलिंग एक आलमी मसला है। 2021 में गरीब ममालिक से 27 मिलियन अफराद को यूरोप मुंतकिल किया गया। गैर कानूनी इंसानी तिजारत को दरपर्दा अमीर ममालिक की खामोश हिमायत भी हासिल है, जिसका सबब यूरोप में घटती लेबर फोर्स है। नाजरीन, रिपोर्ट आपने जानी। आपको बताएं कि इंसानी स्मगलिंग जो है वो एक आलमी मसला बन चुका है। 2021 में गरीब मुल्कों से 27 मिलियन अफराद को यूरोप मुंतकिल किया गया
और ह्यूमन ट्रैफिकिंग लाख कोशिश के बावजूद रुक नहीं पा रही। तमाम सूरत हाल आपके सामने है। आपको बताएं कि गैर कानूनी इंसानी तिजारत को दरे पर्दा अमीर मुल्कों की खामोशी हिमायत भी हासिल है। आखिर इनको पीछे कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है। अगर हम बात करें अपने पाकिस्तानियों की कि हमारे कितने 59 के करीब पाकिस्तानी जो हैं वो जाम भाग हो गए हैं इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग में। जिस तरह से पाकिस्तान से इन्हें बैरून मुमालिक भेजा जाता है और कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स बताते हैं कि इतनी अमाउंट आप हमें पे कर दें और इसके बाद आप जा सकते हैं बैरून मुमालिक। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो वफाकी इदारे हैं, वफाकी एजेंसीज हैं, कहीं ना कहीं उनकी सपोर्ट या उनकी नेग्लिजेंस की वजह से ऐसे वाकयात जो हैं वो पेश आते हैं। और अगर हम बात करें डंकी है क्या, आखिर डंकी लगाना और डंकर इंसानी स्मगलिंग के हवाले से मारूफ अवामी इस्लाहात गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से इराक और यूरोप में दाखिला डंकी लगाना कहलाया जाता है और इसके जरिए पाकिस्तानियों को बैरून मुमालिक भेजा जाता है। जी, इसी बारे में हम बात करेंगे। तमाम तर मामले पर हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल हफीज़ साहब जो कि साबिक एडिशनल डायरेक्टर FIA हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल हफीज़ साहब आपके वक्त का। फरमाइएगा, इस तरह के वाक़यात जो है वो नए नहीं हैं। ये जो इटली में हादसा पेश आया और कई हलाकतें इसमें हुई हैं, कई लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं, इससे पहले भी हमने देखा इस तरह के वाक़यात पेश आते रहे हैं। क्या वजह है कि इनके तदारुक के लिए इक़दाम जो उठाए जाते हैं वो भी कारगर साबित नहीं हो पाते? ये असल इसमें भाई सबसे पहली जो वजह है वो है हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा है जो मेन है वो है अनएजुकेशन। जब तक अनएजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट जो है उसको हम प्रमोट नहीं करते ये वाकयात रहेंगे। और इसमें ये है कि क्राइम जो भी हो उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, क्राइम खत्म जो है वो बहुत मुश्किल होता है। ये हमारी सोसाइटी जो है, हमारे जो हम जितने ये लोग देखते हैं, ये जो ख़ास तौर पर ये लोग जो जाते हैं बाहर इस तरह इलीगल रूट्स के ज़रिए और ये रस्तों में मारे जाते हैं और कुछ बॉर्डर पे मारे जाते हैं क्योंकि ये ट्रांसनेशनल क्राइम है। ये सिर्फ हमारा पाकिस्तान में नेशनल क्राइम नहीं है, ये इंटरनेशनल क्राइम है। ये हर कंट्री में जो हैं वो ह्यूमन स्मगलर जो हैं वो बैठे हुए हैं। वो इस धंधे में ये वो जो हैं वो अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं और उसको रोकना हर कंट्री में जो है ये बहुत ज़रूरी है। अब्दुल हफीज़ साहब, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसा कि आपने कहा कि ये दुनिया भर का मसला है, लेकिन इन गैर कानूनी काम करने वालों के अलावा क्या अंदर के लोग भी इसमें मुलविस होते हैं या कुछ हुकूमतों के लोग भी मुलविस होते हैं जो इसकी जो है वो मावन साबित होते हैं इनके लिए? देखें, इसमें जितने लोग ये जो देखे गए हैं इसमें डिपार्टमेंट जो है, क्योंकि मैंने खुद उसमें सर्व किया हुआ है, वो नहीं है। असल में ये है कि जितने वो जो बड़े स्मगलर्स हैं वो सामने ही नहीं आते। ये लोग जो जाते हैं ये उनके जो स्मगलर्स हैं उनके आगे एजेंट, उसके आगे एजेंट, फिर ये जो हमारे ये बच्चे जो भेजे जाते हैं, जो स्मगल किए जाते हैं, इनकी एज जनरली जो है वो 12 साल से 24 तक होती है। कोई 14 साल का, कोई 15 साल का, कोई इसी तरह होते हैं। और जब ये पकड़े जाते हैं तो उस वक्त ये किसी एजेंट को अमूमन नहीं जानते या ये बताते नहीं हैं। उन्होंने इतना इनको कोई पक्का किया होता है कि वो उनका नाम नहीं लेते और जो नाम लिखवाते हैं ये डिपार्टमेंट में, जब ये पकड़े जाते हैं तो वो लोग किसी और का नाम लिखा देते हैं। तो इस तरह असल जो मुजरिम हैं वो बच जाते हैं, उनके खिलाफ वो एविडेंस भी नहीं आती। तो ठीक है सर, बिल्कुल आपने सही बात कही है कि बिल्कुल ऐसे जो लोग होते हैं उनकी निशानदेही करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर 2018 के सुप्रीम कोर्ट के समाअत के दौरान FIA के किसी अफसर ने ये एडमिट भी किया था कि हाँ हमारे डिपार्टमेंट में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन लोगों को सपोर्ट करते हैं और जिनकी वजह से ये बैरून मुमालिक जाते हैं, तो सर ये कौन सी ऐसी काली भेड़ें हैं जिनकी निशानदेही करना इतना मुश्किल है? 2018 में इस पे समाअत हुई थी इस केस पे और अब 2023 है, 5 साल गुजर गए हैं, तो ये इतना मुश्किल क्यों है ऐसे लोगों की निशानदेही करना ताकि पता लगाया जा सके कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं? जी मोहतरमा, ऐसे है कि FIA में जो, मैं FIA को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन FIA की जो इंटरनल, चूंकि मैं खुद उसको देखता हूँ और रहा हूँ उसमें, ये सिचुएशन है कि अब तो जितने एम्प्लॉइज थे, जितने ऑफिसर्स थे,
उनको एक जगह से दूर दराज शिफ्ट कर दिया गया, बल्कि एक सूबे से दूसरे सूबे में ट्रांसफर कर दिया गया। इस तरह वो चीजें जो है वो नहीं है। ठीक है, जब स्मगलर पकड़े जाते हैं उस वक्त तो मैं ये मान लेता हूँ कि कोई स्मगलर जो है वो अपनी जान छुड़वाने के लिए किसी के साथ कोई साजबाज कर, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है कि वो डिपार्टमेंट को किसी को पता हो कि ये काम हो रहा है और वो रेड ना करे। वो करते हैं, अपनी जिम्मेदारी कोशिश करते हैं वो निभाने, जो भी ऑफिसर्स हैं। लेकिन बात यह है कि अब जो हमारे ये ज्यादा गुजरात और गुजरांवाला और सियालकोट के लोग जो है ना, ये इस धंधे में मुलव्वस हैं। और यहाँ के जो जो पकड़े जाते हैं, जब वो पकड़े गए हैं तो वो भी ऐसे लगते हैं जैसे यार ये आदमी भी ये काम कर सकता है। ठीक है, इतने फजूल से, और वो भी अनएजुकेटेड, और उनमें भी कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं होता कि वो लोगों को भी इतना कर सकते हैं। असल में जो खुद वो डंकी वगैरह या इस तरह लगा के जाते हैं, 2-4 दफा फेल हो जाते हैं, वही इधर आकर एजेंट बन जाते हैं। बड़ी हैरानगी की बात है। दूसरा जो मैंने देखा है कि ये जो लड़के जाते हैं, इनका कोई बाप जो है वो किसी बस में सवार कर रहा होता है, बस सियालकोट से चलती है, तो रास्ते में जब ये बच्चे पकड़े जाते हैं तो ये कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं, हमारे तो चाचे ने ये बस में बैठा दिया, हमारे वालिद ने ये सुबह सुबह हमारा अर्ली इन द मॉर्निंग हमें बस में बैठा दिया, हमें पता ही नहीं कि किसने भेजा। और फिर हमारे कानून में ये विक्टिम ट्रीट होते हैं। सर, ये खुद से तो चलें, ठीक है, एफर्ट करते हैं, ये खुद से तो चलेंगे, कोई ना कोई तरीकाकार इख्तियार कर लेते हैं किस तरीके से जाया जा सकता है बैरून मुमालिक। लेकिन हमारे पास मुख्तलिफ एजेंसीज हैं जो चेक एंड बैलेंस रखती हैं इन चीज़ें। FIA की खास तौर पे मैं बात करूंगी कि वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं जब भी कोई बैरून मुमालिक जाता है। तो सर, ये इतना मुश्किल कैसे है? किस तरह से इंसानी स्मगलिंग को हम रोक सकते हैं? अभी हमें जाना कंक्लूजन की तरफ, तो किस तरह से हम क्या इसमें बेहतरी के लिए, क्या इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कुछ इकदाम कर सकते हैं? जो मेरी राय है ना, उसमें ये है कि हमारे जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको हमें आम करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि अवेयरनेस जो है, अवेयरनेस, क्योंकि ये अक्सर कोई आज नहीं, ये ठीक है आज भी ये कश्ती वाला देखें हर आदमी सुन रहा है, मीडिया पे हर चीज इसकी आ रही है और मीडिया इसको फुली एक्सपोज कर रही है इस चीज को, और पता चल रहा है, हर एक ये देख रहा है कि बच्चे मर रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर वो रिस्क लेते हैं लोग जो हैं वो ये जो मुआशी वजूहात हैं, इस वजह से यहाँ वो जाके इधर अगर क्योंकि इस एरिए में ज्यादा लोग बाहर गए हुए हैं, अगर एक का घर अच्छा बना हुआ है तो वो उस घर को ही देखकर दूसरा जो है ना, वो उस लालच में आकर वो लाइफ रिस्क ले लेते हैं। ठीक है, उन्हें पता है कि मरना है। फिर जनरली एक और बात मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जो लोग वापस आ जाते हैं वहां से किसी जगह पकड़े जाते हैं और मार खाकर वापस आ जाते हैं, ये नहीं वो रुक जाते हैं, वो फिर चौथे दिन वो 1 माह बाद 2 माह बाद फिर वो बार बार ट्राई करते हैं। बहुत अजीब सूरत हाल है जो ये है। और इसमें ये सिर्फ वो जो स्मगलर हैं वो सिर्फ मुल्क को बदनाम करते हैं, खुद ही नहीं, या बच्चों के वालिदैन को नहीं, मुल्क को गंदा बदनाम करते हैं। अब्दुल हफीज साहब, आपने तवील अरसा जो है वो FIA के लिए सर्व किया है। जो FIA की रेड बुक है उसमें 112 जो है वो स्मगलर्स, जो इंसानी स्मगलर्स हैं, उनका नाम है। ये बताइएगा कि अब तक कार्रवाई कितनों के खिलाफ हो चुकी है, कितनों को सजा मिली है, और क्या इतने बाअसर ये लोग हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की नौबत भी नहीं आने देते? ऐसी कोई बात नहीं। बात यह है कि ये रेड बुक जो है ये रिवाइज होती रहती है। ठीक है, ये तकरीबन साल बाद रिवाइज हो जाती है। इसमें बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं, कुछ लोग नए आ जाते हैं जिनके खिलाफ ज्यादा केसेस होते हैं, और ये पकड़े भी जा रहे हैं और दूसरे ऐड भी हो रहे हैं। इसमें ये नहीं है कि वो 112 वही चलते आ रहे हैं, ऐसी नहीं कोई बात। ये ऐड भी होते हैं और डिलीट भी होते हैं। उसमें डिलीट उसी वक्त होते हैं जब वो पकड़े जाते हैं। ठीक है ना। अब प्रेजेंट फिगर मैं नहीं जानता कि कितनी है, लेकिन ये सिचुएशन है कि ये रेड बुक में जो स्मगलर्स हैं वो आते रहते हैं। और स्मगलर्स, मैंने वही बात आपको पहले बता चुका हूं कि होता ये है कि एविडेंस जो है वो सफिशिएंट उनके खिलाफ नहीं आती, तो वो इस तरह करके जब
वो स्मगलरों पे हाथ पड़ता है बिल्कुल ना, सर, तो आपने वो बिल्कुल जो बात victim सही होते कही है। हैं हमें या अपने एंड से तो इकदामात करने की ज़रूरत है ही, लेकिन अगर हम बात करें, थोड़े फैक्ट्स पे बात की जाए, तो मिसिंग माइग्रेंट्स प्रोजेक्ट के मुताबिक मोर देन 17,000 पर्सन्स आर डेड एंड डिसअपीयर्ड। तो ये सिंस 2014, तो ये अब तक के फैक्ट्स हैं। तो सर, यूरोपियन कंट्रीज भी कहीं ना कहीं सेफ रूट जो है मुतारिफ करवाने में फेल है। वैसे वो रिपोर्ट कर देते हैं कि इतनी डेथ्स हो चुकी हैं, लेकिन जो सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं ना, वो नहीं कर रही यूरोपियन कंट्रीज भी। तो सर, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वहाँ से तो वो शायद हमारी पाकिस्तानियों की ज़िंदगी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उनके लिए, लेकिन हमारे लिए पाकिस्तानियों की ज़िंदगियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से ये 2 वाक़यात पेश आए हैं जो कि बड़े अफसोसनाक हैं, तो हमें अपने एंड से बहुत ज़बरदस्त और बड़े बेहतरीन इक़दामात करने चाहिए, कोई सेफ रूट मुतारिफ करवाने चाहिए। नहीं, सेफ रूट्स जो है ना वो तो हैं, लेकिन सेफ रूट्स लॉफुली हैं। जो लॉफुली हैं उसके लिए उनको उतने वो वीजा अप्लाई करने के लिए उनको एजुकेशन की जरूरत है, उसको टेक्निकल नो हो होना जरूरी है। ठीक है ना, वो रूट्स जो हैं वो तो लॉफुली जो हैं वो तो अवेलेबल हैं, लेकिन ये लोग जो स्मगलर होते हैं या स्मगलर्स जिनका फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में जो मुलव्वस होते हैं, वो इन्हीं को यूज करते हैं और उन्हीं को यूज करते हैं जो लॉफुली ऑप्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना, बिल्कुल ये ठीक, सिचुएशन है। बिल्कुल ठीक सर। सर, इसके साथ साथ आई गेस हमें अवेयरनेस भी देनी चाहिए लोगों में कि बाहर जाना जो है इस तरीके से बहुत मुश्किल होता है। 99% जो है वो आप मौत को दावत देते हैं और 1% चांसेस होते हैं, ठीक है, आप इस तरह से पहुंच जाते हैं गैर कानूनी तौर पर। तो ये जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, इन पे काबू पाना बहुत ज़रूरी है। हमारे इदारों को भी इस हवाले से मुतहरिक होने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया अब्दुल हफीज़ साहब, आपने हमें वक्त दिया। अमल तौर पर आप हमें बताएं कि किस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, इनको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापसी पर हम बात करेंगे तालीम की सूरत हाल की। असातिज़ा मौजूद नहीं है, स्कूलों में अमला मौजूद नहीं है, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे पंजाब में स्कूलों की सूरत हाल के बारे में। पंजाब में स्कूल बगैर असातिज़ा चलने लगे हैं। हेड मास्टर्स की 6,000 और असातिज़ा की 76,000 सीटें खाली हैं। पंजाब टीचर्स यूनियन ने सेक्रेटरी तालीम स्कूल्स को ख़त लिख कर आगाह भी कर दिया है और ख़त में समाही बजट का मुतालबा भी किया है। ख़त में कहा गया है कि बजट जल्द जारी ना हो सका तो तमाम तलबा और तालिबात से पेपर फंड्स की मद में 200 रुपये वसूल करने की इजाज़त दी जाए। ज़राए का ये कहना है कि 8वीं जमात के इम्तहानात भी ख़तरे में पड़ गए हैं। दूसरी जानिब पंजाब भर में 300 से ज़्यादा ऐसे स्कूल्स का भी इंकशाफ हुआ है जहाँ कोई टीचर मौजूद नहीं है। इन स्कूलों को दीगर स्कूलों से उधार टीचर लेकर चलाया जा रहा है। पंजाब काबीना 25,000 असातिज़ा की भर्ती की मंजूरी दे चुकी है, जिसे ताहाल भर्ती नहीं किया गया है और यकीनी तौर पर जो तलबा और तालिबात हैं उनका तालीमी हर्ज भी हो रहा है। जहाँ पर स्कूल्स मौजूद हैं लेकिन अमला मौजूद नहीं है, वहाँ पर जो है वो तालीमी निज़ाम नहीं चल रहा है। क्या सूरत हाल? मुख्तलिफ शहरों से अपने नुमाइंदगान से बात करेंगे। सबसे पहले फैसलाबाद की बात कर लेते हैं। वादे तो बहुत किए गए हुकूमत की जानिब से, लेकिन ये वादे वफा नहीं हो सके। मोहम्मद अमनान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अमनान, बताएगा क्या सूरत हाल है स्कूलों की यहाँ पर? बात की जाए तालीमी निज़ाम की तो महकमा तालीम और हुकूमत के दावों में जो है हमारा तालीमी निज़ाम तरक्की कर रहा है, जबकि असल में ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और हैं। अगर बात की जाए सरकारी स्कूलों की तो सरकारी स्कूलों का जो निज़ाम है वो पंजाब भर की तरफ फैसलाबाद में भी जो है वो इसी तरह से जो है कमज़ोर निज़ाम है कि एक तरफ तो स्कूलों में जो है सहूलियात की कमी है, दूसरी जानिब उसातिज़ा की कमी जो है ये एक बड़ा मसला है तालीमी इदारों का। फैसलाबाद की अगर बात की जाए तो फैसलाबाद शहर में 313 सरकारी स्कूल्स मौजूद हैं, जिनमें हायर सेकेंडरी, प्राइमरी और मिडल स्कूल्स हैं। और इन तमाम स्कूलों में 2,55,000 से ज़ायद जो है बच्चे ज़ेर तालीम हैं, लेकिन इन बच्चों की तरबियत के लिए जो उसातिज़ा हैं वो 5,000 से ज़ायद सिर्फ उसातिज़ा हैं, जो इन 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चों को जो है तालीम और तरबियत फराहम कर रहे हैं। और टीचर ये सभी परेशान हैं। हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि दावों के बरक्स जो है हकीकी मानों में जो है तालीमी निज़ाम पर तवज्जो दी जाए, ताकि मुस्तक़बिल के जो हमारे ममार हैं वो अच्छे तरीके से अपनी तालीम जारी रख सकें और मुल्क कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। जी, अमनान हमें फैसलाबाद की सूरत हाल के बारे में बता रहे थे। अब रुख करेंगे ओकाड़ा का। ज़िला ओकाड़ा में भी लिटरेसी रेट नीचे आने लगा है। वहाँ पर भी काफ़ी गंभीर सूरत हाल है। स्कूल बना दिए गए हैं लेकिन स्टाफ जो है वहाँ पर उस तरह से मौजूद नहीं है। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदा सलमान चौधरी। सलमान, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप यहाँ पे?
बिल्कुल महकमा तालीम की गफलत की वजह से ज़िला उकाड़ा में मुस्ताज़ा की कमी और सहूलियात के फ़क़दान की वजह से तलबा और तलबात बेहद परेशान है। ज़िला उकाड़ा के मुतअद्दिद स्कूलों में जो 4 दीवारी स्कूलों की ना होने के बराबर है, क्लासरूम्स की कमी है, बच्चे ज़मीन पर बैठकर पढ़ने पर मजबूर हैं। जब इस हवाले से हमारी उस्ताज़ा से बात हुई तो उनका कहना था कि महकमा तालीम की तरफ से ज़्यादा उस्ताज़ा की भर्ती नहीं की जा रही, जिसकी वजह से वो बच्चों को तालीम देने में कासर हैं और उनको ज़्यादा तवज्जो भी नहीं दे पा रहे। जब इस हवाले से हमारी वालिदैन से बात हुई तो उनका कहना था कि महकमा तालीम को चाहिए जल्द अज जल्द वो इसको मसले को हल करें, उस्ताज़ा की भर्ती बढ़ाएँ और ताकि वो बच्चों को बेहतरीन तालीम दिलाने के लिए स्कूल में भेज सकें और बच्चे बेहतरीन तालीम हासिल कर सकें। साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो पिछले मुतअद्दिद जो 4 साल से अभी तक उकाड़ा में बहुत कम उस्ताज़ा की भर्ती की वजह से जो है वो अपना स्कूल्स के टीचर्स भी परेशान हैं और तलबा और तलबात भी परेशान हैं। जी, उकाड़ा से आगाह कर रहे थे सलमान। CEO एजुकेशन उकाड़ा इस सिलसिले में मुख्तलिफ तौजीहात पेश करते हैं जब उनसे सवाल किया जाता है घोस्ट स्कूलों के हवाले से और स्पेशली जो असातिज़ा की भर्तियाँ नहीं हो पाई हैं उस बारे में उनका क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। के करीब हमारे पास जो तादाद है बच्चों की जो इस वक्त इनरोल्ड है 10,000 से ऊपर हमारे पास असातिज़ा की असामियाँ हैं, जिनमें से तकरीबन कुछ 2600 इस वक्त खाली हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी है उसकी हद तक हमने अपना इंतज़ाम हमने किया हुआ है। जहाँ पे टीचर्स की कमी है उसको हम पार्ट टाइम जो कोचेज़ हैं उसके ज़रिए हम काम करें, लेकिन अगर असातिज़ा की कमी जो है उसको पूरा किया जाए तो इससे बहुत अच्छे नतीजे निकल सकते हैं। नाज़रीन, CEO एजुकेशन ने क्या कहा आपने सुना। अब बात करते हैं गुजरांवाला रीजन में भी नई भर्तियां ना होने से असातिज़ा की सीटें खाली हैं, मुख्तलिफ स्किल्स के हामिल असातिज़ा की कमी है। इस पे बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदा ज़ुबैर भट्टी। जी ज़ुबैर, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास। पंजाब के दूसरे शहरों की तरह गुजरांवाला में भी जो सरकारी स्कूल्स हैं वहाँ पर उस्ताज़ा की इंतहाई कमी दिखाई दे रही है। 2018 से लेकर अभी तक 5 साल गुजरने के बावजूद जो खाली असामियाँ हैं उन पर भर्तियाँ जो नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से रीजन भर के 1500 से ज़ायद जो स्कूल्स हैं, हाई और मिडल जो स्कूल्स हैं वहाँ पर 18 से 20 ग्रेड के जो उस्ताद हैं उनकी 700 से ज़ायद खाली जो सीटें हैं, जिसकी वजह से जो तलबा और तालबात को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि मुख्तलिफ मज़ामीन की बात की जाए तो वहाँ पर भी 6000 से ज़ायद जो उस्ताज़ा हैं उनकी सीटें खाली हो चुकी हैं, जिसकी वजह से जो तलबा और तालबात है जो स्कूल में डेली पढ़ने तो आते हैं लेकिन उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो खाली अपना जो पीरियड है वो करने के बाद वो घरों को लौटते हुए दिखाई दे रही हैं। जो तलबा और तालबात से जब हमारी बात हुई उनका यही कहना है कि जो खाली असामियाँ उनको भरा जाए ताकि जो उनकी तलीमी सरगर्मियाँ हैं उनको मुतासिर होने से बचाया जा सके। जी, ज़ुबैर भट्टी हमें आगाह कर रहे थे। असातिज़ा कौम के मेमार कहलाते हैं, लेकिन जब उन्हें इस तरह का माहौल नहीं मिलेगा जहाँ पर निज़ाम तालीम दुरुस्त हो सके या तालीम फराहम करने का सही तौर पर निज़ाम मिल सके तो उनके लिए भी मुश्किलात बनेंगी। असातिज़ा इस हवाले से क्या राय रखते हैं, आपको वो दिखाते हैं। और सूबा भर में भी टीचर्स की ना काफ़ी शॉर्टेज है। हमारे इसी स्कूल में अबाउट 20 वेकेंट पोस्ट्स हैं। उनके लिए ये होता है कि फिर हम जो एग्जिस्टिंग टीचर हैं वो उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन है। हम एक टीचर को 2 क्लासेस को मैनेज करना पड़ता है। टीचर से जो इजाफी ड्यूटियाँ ली जाती हैं वो नहीं लेनी चाहिए। स्कूल में पीने का साफ पानी नहीं है, बिल्डिंग भी हमारी अंदर से वो काबिल मरम्मत है। क्लासेस जो है वो टीचर की कमी की वजह से कंबाइन करना पड़ जाता है। एक टीचर जो एक सब्जेक्ट का नहीं है, तालीमी अमल वो मुतासिर होता है। स्कूलों के अंदर जो निज़ाम है उसके अंदर कुछ कमियाँ वाकई हैं। टीचर्स भर्ती नहीं हुए पिछले चंद सालों से, पूरे पंजाब में कंडीशन ऐसी चल रही है। साजा की बड़ी कमी है, 14-15 सीटें भी खाली हैं, बच्चों की तालीम बड़ी मुतासिर हो रही है। नाज़रीन, असातिज़ा की कमी है जिसकी वजह से तालीम जो है बच्चों की वो मुतासिर हो रही है। अब रुख करते हैं जनूबी पंजाब के ज़िला बहावलपुर का। यहाँ भी निज़ाम तालीम ज़बोहाली का शिकार है। खस्ता हाल स्कूल की इमारतें, पीने के साफ़ पानी और दीगर मसाइल से दो चार हैं यहाँ पर जो तलबा और तालिबात हैं और साथ ही साथ असातिज़ा भी ये तमाम तर मसाइल का सामना कर रहे हैं। इस पर बात करते हैं, अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अली रज़ा, बताइएगा यहाँ पर किन किन मसाइल का सामना है। जनूबी पंजाब का शहर बहावलपुर, और अगर हम ज़िला बहावलपुर की आबादी के हवाले से बात करें तो 36,68,000 की आबादी पर यह ज़िला मुश्तमिल है। अगर हम शरह ख्वानदगी के हवाले से बात करें तो शरह ख्वानदगी का जो फिगर है वो 39.2% है। जो मर्द हज़रात में जो है वो 55% और ख़वातीन में जो है वो 36% है। अगर हम यहाँ पे स्कूलों के हवाले से बात करें तो स्कूलों की तादाद जो है वो 1663 है। स्कूलों को फ़ंड जो
जो है वो फराहम ही नहीं किए जाते। साजा की कमी का भी सामना है यहाँ पर। पूरी दुनिया में एजुकेशन जो है वो डिजिटल होती जा रही है और हमारा जो मुल्क है वो अभी तक 70 असातिज़ा की भर्ती ना होना एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन जहां स्कूलों में इमारतें मौजूद नहीं है, स्कूलों में पीने का साफ़ पानी मौजूद नहीं है, वॉशरूम की सहूलत मौजूद नहीं है, वहां पर तलबा और तालिबात को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जो कि डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है निज़ाम तालीम पर। इस हवाले से स्टूडेंट्स क्या राय रखते हैं और उनका रद्द अमल क्या है, आपको वो दिखाते हैं। जिसकी वजह से हमारे स्कूल में भी एक टीचर 3 से 4 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। हमारे पेपर आने वाले हैं, जो टीचर इंग्लिश पढ़ाते हैं वो मैथ्स भी वही समझा रहे हैं, कंप्यूटर भी वो समझा रहे हैं। स्कूल में साफ पानी का मसला है और दूसरा बाथरूम अक्सर भरे होते हैं। व्हाइट बोर्ड यहाँ पे डिजिटल नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से इतनी ज़्यादा सहूलियात भी नहीं मुहैया की गई। साइंस वाले सारे आर्ट वाले सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कभी कभार हम बैठे रहते हैं, हमारे सर आते नहीं है। अब खाली पीरियड जाते हैं, अगले महीने हमारा पेपर है बोर्ड के, हमारी तालीम बहुत मुतासिर हो रही है। 3 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं एक दिन में, फिर उन पर भी बर्डन होता है। हमें मज़ीद टीचरों की कमी है हमारे स्कूल में। हुकूमत को चाहिए कि स्टाफ हमारा पूरा करें। हमारे पेपर्स बहुत नज़दीक हैं तो हमारी पढ़ाई पर बहुत असर होता है। नाज़रीन, नाकाबिले फरामोश हकीकत है किसी भी कौम की तरक्की का इन्हसार इल्म और तालीम पर होता है। जिस तरह जिंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है, उसी तरह हुसूल इल्म भी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा होता है। हमारा माजी ऐसी कदावर शख्सियात से भरा हुआ है जो कि पानी तमाम उम्र अलूम और फ़नून की तरवीज में मसरूफ़ रहे, जिससे एक आलिम ने इस्तिफ़ादा भी किया। साबिक वज़ीर तालीम पंजाब इमरान मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जो निज़ाम तालीम है पाकिस्तान का, और स्पेशली अगर हम पंजाब की बात करें, जनूबी पंजाब की तरफ जाएँ, बल्कि बहुत से जो सेंट्रल पंजाब है वहाँ पर भी मुख्तलिफ शहरों में बहुत बुरा हाल है, ज़बूहाली का शिकार है ये निज़ाम तालीम। सरकारी स्कूल वहाँ पर इमारतें कई जगह पर मौजूद नहीं हैं, इमारतें हैं तो असातिज़ा नहीं हैं, भर्तियाँ नहीं की जाती हैं। ओवरऑल किस तरह से आप सूरत हाल का तज्ज़िया करेंगे? देखिए, पंजाब में 63,000 स्कूल थे टोटल, और जब बुज़दार हुकूमत से पहले जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो 63,000 सरकारी स्कूलों में से 10,000 उन्होंने बंद कर दिए थे, और इस वक्त अब जो है वो 53,000 स्कूल चल रहे हैं। अब ये जो 10,000 स्कूल बंद किए थे, ये हुकूमत की गिरफ्त में नहीं आ रहे थे और इसकी कोई मेगा प्लानिंग नहीं की गई थी, और ये बिल्कुल इनकी कह लें गवर्नेंस जो थी वो ख़राब हो चुकी थी। अब उन 10,000 स्कूल जो बंद किए, 3,000 उन्होंने पीमा के ज़रिए स्कूल दिए, लेकिन अब जो है वो 53,000 सरकारी स्कूल चल रहा है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर 2-3 हुकूमतें जो सूबाई आई, इन्होंने इसको प्रायोरिटी लिस्ट पे नहीं रखा। जब हमने एक पढ़ा लिखा प्रोग्राम जब लॉन्च किया था 2002 की हुकूमत में, जब परवेज़ लाई साहिब थे चीफ मिनिस्टर और मैं वज़ीर तालीम था, उस पे हमने एक बड़ा ही ज़बरदस्त एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हमने शुरू किया, जिसमें मुफ्त तालीम, मुफ्त किताबें, स्टाइपेंड्स बच्चियों को, और साउथ ऑफ पंजाब के 15 अजला जहाँ पर 40% से शरह ख्वानगी कम था, उस पे हमने ज़्यादा फोकस दिया, और गर्ल्स पार्टिसिपेशन के लिए हमने स्टाइपेंड जो है वहाँ पे दिया, मुफ्त तालीम, स्टाइपेंड, मुफ्त किताबें, टीचर्स की भर्ती, हमने 70,000 नया टीचर हमने भर्ती किया। आज भी इस वक्त महकमा तालीम को हज़ारों टीचर्स की ज़रूरत है, लेकिन गवर्नमेंट इसको प्रायोरिटी पे नहीं रखती। अगर आप वफाकी हुकूमत की बात करते हैं तो GDP में हमारा शेयर जो तालीम का है वो 2.2 से ज़्यादा आज तक ऊपर गया नहीं। तो पैसे की कमी तो हमेशा ही रही है, लेकिन ये प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा आपको तालीम को। अभी जब बुज़दार साहब हटे और ये 2.2 की जो है वो आपने बात की है, मेरे पास जो इस वक्त आ रहे हैं इक़्तिसादी सर्वे जो 2022 का है, उसके मुताबिक सिर्फ 1.7% टोटल GDP का जो है वो हम तालीम पर खर्च कर रहे हैं। सर, प्रायोरिटीज़ तो हमारी फिर उसमें तो है ही नहीं है ना ये तालीम। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। 2.2 से नीचे आ गया, 1.7 पे आ गया, जो कि एक और बड़ी शर्मनाक बात है और बड़ी खौफनाक बात है। हम देखें 25A जो आइन की जो शिक है कि हमने बच्चे को मुफ्त लाजमी तालीम हमने देनी है, लेकिन नीचे आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप देते नहीं है चारों सूबों में। और चारों सूबों में अगर आज भी पंजाब में ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर 4 दीवारी नहीं बनी हुई, फर्नीचर, एक हमारे ज़माने में बच्चा टाट पे बैठता था, हमने कोशिश करके उसको कुर्सी पे बिठा दिया। चले, इंफ्रास्ट्रक्चर तो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगा, लेकिन टीचर जिसने पढ़ाना है और जो निसाब पढ़ाना है, जिस पे हमने SNC लगाया, सिंगल नेशनल करिकुला, इमरान खान की हुकूमत ने लगाया,
अभी पहली से 5वीं नई किताबें अब आ गई हुई हैं, अब 5वीं से 8वीं की नया निसाब बन रहा है। अब निसाब तो नया आ गया, टीचर्स ट्रेनिंग जो है वो की नहीं है, और जहाँ पर सीटें खाली हैं वो उनको पुर किया नहीं। SNE जो है वो अप्रूव नहीं किया। अभी चौधरी परवेज़ ने की थी SNE अप्रूव, 6000 टीचर का बजट उन्होंने दिया था, लेकिन वो बीच में रह गया। और ये जो अभी आई हुई है केयर टेकर गवर्नमेंट आई हुई है, भैया आप लोगों के खिलाफ पर्चे ना करें, छापे ना मारें, आप तालीम पे फोकस करें। इसी के साथ प्रोग्राम से हमें दीजिएगा इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए टॉपिक्स के साथ और पुरानी स्टोरीज का फॉलोअप भी आपको देते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।